गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12 का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच का वक्त है, जिसमें हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। इसमें एक हमने टर्म जो कि आपके चैप्टर के नाम में ही है, वो है किंग्स और क्रॉनिकल्स। वो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रॉनिकल्स वो हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो राइटिंग्स हमें दिखती हैं, उनको एक टर्म दी गई, उन्हें कहा गया क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो आप हिस्टोरियंस ने जो राइटिंग्स इंग्लिश में उन लोगों को टर्म कर दिया क्रॉनिकल्स। तो हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर की बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट जो हुई। तो हमने एक फैमिली चार्ट देखा था कि कैसे वो तुर्किश रूलर तिमुर के डिसेंडेंट्स थे पैटर्नल साइड पे, यानी कि फादर की साइड पे। और जो मदर की साइड पे वो गंगेज खान चंगेज खान से रिलेटेड थे। तो इसके बाद हमने धीरे धीरे आगे इस्टेब्लिशमेंट देखी और हमने जियाउद्दीन बाबर और उसके आगे हमने उनके सक्सेसर नसीरुद्दीन हुमायूं, इन दोनों के बारे में हम देख चुके हैं। फिर हमने अकबर के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और हमने देखा था कि कैसे तुर्किश से पर्शियन की तरफ मूवमेंट हुई थी जब बाबर थे। तो जो मुगल्स की एक्चुअल में मदर टंग है, वो तुर्किश है। और आप अगर देखोगे तो बाबर ने बाबरनामा भी आपको तुर्किश में ही ओरिजिनली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन अकबर के टाइम पे पर्शियन भाषा में हुई। और इससे पहले एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि जो मुगल्स, जो बेसिकली इनके बहुत सारे डिसेंडेंट्स थे, तो जो इंडिया में रूल कर रहे थे उनको मुगल्स टर्म किया गया। फिर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट, जिनको आप पांडुलिपि भी कह सकते हो, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, ये हैंड रिटन होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट काम होता था। तो ये किताब खाना एक एरिया होता था जिसको आप ट्रांसलेट करोगे तो आप लाइब्रेरी कहोगे, लेकिन यहाँ पे बुक्स बनाई भी जाती थी और संभाल के रखी भी जाती थी, कलेक्शन होती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था। तो इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते थे, जो बुक बाइंड करते थे, जो कैलीग्राफी कर रहे थे, जो इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा करते थे, जो उसमें पेंटिंग्स करते थे। और हमने इन सब चीजों के बाद अब हमें पेंटेड इमेजेस की अब हम बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त इमेजेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंसान ही बना रहे थे। आज भी पेंटिंग करते हैं पेंटर्स, बट अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसका यूज किया जाता है, 3D ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उसमें इफेक्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन बुक्स में उस वक्त सब कुछ, आजकल तो आप देखोगे कि फोटो क्लिक करके आपको बुक्स में आपको इमेजेस डाल दी जाती हैं, लेकिन तब सब कुछ हाथ से बनाया जाता था। तो अब हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है वीडियोस क्रिएट करने का। जो भी टॉपिक्स हैं क्लास 12 हिस्ट्री के, वो मैंने कवर किए हैं, चाहे इस चैप्टर के एमसीक्यू हों या इस चैप्टर को 15 मिनट्स में रिवाइज भी मैंने करवा रखा है। और अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, आगे जो भी नई वीडियोस आती रहें। क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर 9 के बाद हम बुक 3 शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी बुक 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व थे, हमने ऊपर देखा ही, जो मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स बन रही थी। तो जो क्रॉनिकल्स थे, जो ये राइटिंग्स हैं, इनमें इवेंट्स जो मुगल एम्पायर में हो रहे थे उनको नरेट किया गया है। अब वहां पे आपको लिखे हुए टेक्स्ट मिलेंगे और आपको इमेजेस भी मिलेंगी, ताकि इवेंट का विजुअल फॉर्म मिल सके। देखो, वॉर में किस तरीके की ड्रेस पहनी जाती होगी, ये हमें कैसे पता? जब हमने विजुअल्स देखे, इमेजेस देखी हैं, तो हमें पता चल जाता है, अच्छा इस तरीके की ये ऐसे से पहनते होंगे, इस तरीके से हम विजुअल्स अपने आप इमेजिन कर लेते हैं चीजें। तो कुछ चीजों के विजुअल से हम उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन या अगर आप कुछ सुनो, जैसे कोई पॉडकास्ट वगैरह आजकल तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं, या अगर उसमें कुछ विजुअल्स आ जाए, तो विजुअल से ना उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर और ज्यादा पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा उसको सुनने में या उसको समझने में। तो
यही चीज हो रही थी कि वो विजुअल फॉर्म कौन दे रहे थे, पेंट की जा रही थी, वो इमेजेस बनाई जा रही थी। जो सीन्स होते थे या जो थीम होता था उनको विजुअल एक्सप्रेशन दिया जाता था। लेफ्ट ब्लैंक स्पेस होती थी एक पेज पे, और पेंटिंग्स उन पे बनाई जाती थी। अब जो इंसान कैलीग्राफी कर रहा है, जो इतनी खूबसूरत तरीके से किसी ने लिखा होगा, वही इंसान पेंटिंग तो नहीं कर सकता। आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है पर आपकी शायद आप लिखने में उतने अच्छे ना हो। तो जो पेंटिंग करने वाले वो आर्टिस्ट अलग होते थे, वो वर्ड्स को एकम्पनी करते हुए पेंटिंग्स बनाते थे। पेंटिंग्स वो मिनिएचर छोटा वर्जन होता था, मिनी वर्जन आप कह सकते हो। तो जो भी इवेंट होता था या फिर जो भी उनको उस मैन्युस्क्रिप्ट में पेजेस पे वो एक छोटे वर्जन के हिसाब से पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेंटिंग्स बुक की ब्यूटी भी बढ़ाती थी और एक स्पेशल पावर थी कम्युनिकेट करने की आइडियाज, क्योंकि आप जब पिक्चर बनाते हो तो आप अपनी बात को ज्यादा और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो एक मैसेज भेजना और साथ में अगर आप एक इमोजी ऐड कर दो, हंसने वाला या स्माइल करने वाला या रोने वाला, तो दूसरे इंसान को बेहतर समझ आ जाते हैं आपके इमोशंस। तो पेंटिंग या कोई भी ऐसा विजुअल इम्पैक्ट ज्यादा करता है। जो हिस्टोरियन अबू फैजल हैं उन्होंने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा है, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी चीज को जिंदगी दे रही है। मतलब ह्यूमन, मतलब एक ऐसी पावर, अब कोई ऐसी पक्षी बना दो उसमें पेंटिंग और ऐसे लगेगा कि वो तो सही में एक पक्षी ही है। मतलब वो लाइफ देने की पावर रखती है पेंटिंग बेसिकली। तो जो पेंटिंग का पोर्ट्रे है, एम्पर कोर्ट और लोगों को, जो कि पार्ट होते थे, वो टेंशन बिटवीन रूलर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स, जो ये पेंटिंग्स था वो एक टेंशन का जरिया भी बन गया। जो राजा रूलर थे और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे जिनका नाम था उल्मा, क्योंकि इस्लामिक जो रूल है उसमें ह्यूमन बीइंग्स का पोर्ट्रे बनाना अलाउड नहीं है। वो चीज कुरान में अलाउड नहीं है, एज वेल एज द हदीस। तो उन्होंने इस इंसिडेंट को ये कहा कि फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि प्रॉफिट को फोरबिडन किया गया कि भाई वो किसी को डिपिक्ट नहीं कर सकते आप लिविंग बीइंग के तौर से इन अ नेचुरलिस्टिक मैनर। और सजेस्ट किया गया कि आर्टिस्ट को कोई पावर नहीं है किसी को क्रिएट करने की। मतलब बेसिकली किसी ह्यूमन को क्रिएट करने की या किसी लाइफ को क्रिएट करने की पावर तो गॉड के पास है। तो अगर कोई आर्टिस्ट एक ह्यूमन क्रिएट कर देगा तो वो भी गॉड की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फंक्शन सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। तो पेंटिंग्स किसी ह्यूमन की बनाना इज प्रोहिबिटेड और ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अब वक्त के साथ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, चैप्टर 4 ही था या चैप्टर 6 है, सॉरी चैप्टर 6 था भक्ति सूफी वाला। तो उसमें जब हमने सूफीज के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि वो भी कुरान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कुरान को फॉलो कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन हुई ऑफ शरिया चेंज विद टाइम, द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन को अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। तो सबने एक ट्रेडिशन अंडरस्टैंडिंग पुट की वुड सूट देयर पॉलिटिकल नीड्स, जो भी उनकी पॉलिटिकल नीड्स को सूट कर रहा था उन्होंने उस हिसाब से उसे पुट फॉरवर्ड किया। अब मुगल रूलर्स एशियन रीजन्स में ड्यूरिंग सेंचुरीज एम्पायर रेगुलरली आर्टिस्ट को कमीशन करते थे कि आप हमारा पोर्ट्रे बनाइए, सीन्स बनाइए, लाइफ के किंगडम के सीन्स बनाइए। और सफाविद किंग्स जो थे ईरान के, उन्होंने फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स जो कि ट्रेन किए गए थे बकायदार, नेम ऑफ द पेंटर्स जैसे बेहजाद, उन्होंने इस कल्चर को सफाविद कोर्ट में भी बहुत ज्यादा उनको फेम मिली कि वो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुगल एम्पायर में आर्टिस्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होने लगी धीरे धीरे कि भाई आप मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो वहां से धीरे धीरे मुगल को इंडिया आने लग गए। तो वो मुगल कोर्ट में आए। तो मीर सैयद अली और अब्बास सैयद, ये भी हुमायूं के टाइम पे दिल्ली आई। ये सब आर्टिस्ट्स की ही बात हो रही है। और काफी सारे अलग अलग आर्टिस्ट आए, क्यों?
अपॉर्चुनिटी के लिए कि उनको पैट्रनेज मिले, प्रेस्टीज मिले, नाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे यहाँ पे आके, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आने लग गए। कहाँ? ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है जो मुगल एम्पायर के अंडर था। अब उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हुई, एम्परर और जो स्पोक्स पर्सन जो कि उल्मा थे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के, उनके ओपिनियन में क्लैश आ गया। क्योंकि एम्परर कह रहे हैं आप पोर्ट्रे बनाओ क्योंकि आ रहे हैं आर्टिस्ट, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कह रहे हैं आप ये बना नहीं सकते, तो वो टेंशन बढ़ने लग गई। अकबर के जो हिस्टोरियन थे अबुल फैजल, उन्होंने एक बार ये जो उन्होंने अपनी बुक में ये एक लाइन लिखी है जो अकबर कह रहे हैं कि नफरत फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं। देर आर मेनी दैट हेट पेंटिंग, बहुत से लोग हैं जो पेंटिंग से नफरत करते हैं, बट सच मैन आई डिसलाइक, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता जो पेंटिंग को पसंद नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की एक ये यूनिक वे है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड when he must come to feel that he cannot bestow life on his work। तो वो ये बात किसने कही, ये बात अकबर ने कही कि पेंटिंग मेरे हिसाब से जो लोग नफरत करते हैं पेंटिंग से, ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंट आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बना के ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो पेंटिंग बना सकता है, लेकिन वो उसमें जिंदगी नहीं डाल सकता जैसे जिंदगी भगवान डाल सकता है। तो इस तरीके की उनकी ये अपनी एक इंटरप्रिटेशन थी जो उन्होंने दी, और उल्मास की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन थी कि नहीं होना चाहिए। अब दो बातों की बात करेंगे हम, एक है अकबर नामा और एक है बादशाह नामा। तो ये क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग हैं, मुगल क्रॉनिकल्स, अकबरनामा एंड बादशाह नामा। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में 150 फुल और डबल पेजेस, उनमें लड़ाइयाँ, सेजेस, हंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट के सीन्स एटसेट्रा, ये सब उसमें बनाया गया है। डबल पेज यानी कि ये 2 पेज हैं, इस तरफ भी लिखा है इस तरफ भी लिखा है, ऐसे 150 फुल डबल पेजेस पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इमेजिन, उनमें कोर्ट के दरबार के सीन दिखाए हैं, बैटल्स दिखाई गई हैं, अलग अलग सीन्स को दर्शाया गया है। जो अकबरनामा है उनके ऑथर हैं अबुल फैजल, ये हमने चैप्टर 8 में भी देखा था। ये मुगल कोर्ट आगरा में ही ग्रू अप हुए, आगरा जो मुगल एम्पायर की कैपिटल थी उस वक्त। और इन्होंने अलग अलग भाषा, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, ये बेसिकली अबुल फैजल की थोड़ी हिस्ट्री बताई जा रही है यहाँ पे। तो अरेबिक, ग्रीक, पर्शियन फिलोसफी और सूफिज्म, इन सबको इन्होंने पढ़ा, इनको इनकी नॉलेज थी, और ये बहुत अच्छे डिबेटर थे, इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। और ये जो उल्मा थे, जैसे जो ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, इनकी आइडियाज से ये अपोज करते थे। और ये जो क्वालिटीज थी इनकी कि ये अपनी बात रखते थे, अपने पॉइंट्स रखते थे, ये बातें अकबर को बड़ी इम्प्रेस करती थी। अबुल फैजल को एक आइडियल एडवाइजर माना जाता था और स्पोक्स पर्सन, कि वो लोगों को एडवाइस भी करते थे और वो अपनी बात, वो स्पोक्स पर्सन भी बहुत अच्छे थे जो पॉलिसीज बनाई जाती थी। अब एम्परर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्टेट है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, जो ये ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स मान रहे हैं, इनसे फ्री हो जाए। और उनका रोल एज अ कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फैजल का ये था कि वो इन आइडियाज को अकबर के रीन में शेप करें, क्योंकि उन्होंने अकबरनामा लिखी, तो वो उस तरीके से उनका लिखने का काम था कि वो जो ये वाला आइडिया है उसको शेप कर सके। अगर हम 1589 की बात करें तो अबुल फैजल ने अकबर नामा को 13 इयर्स तक, 1589 उन्होंने काम शुरू किया अकबरनामा पे, और अगले 13 इयर्स तक उन्होंने इसको बार बार रिवाइज किया, ड्राफ्ट बनाई। क्योंकि ये आज की तरह नहीं है ना कि एक बार कोई एरर हो गया तो आप उसको कंप्यूटर में ठीक कर दोगे और फिर दोबारा से वो छप जाएगी बुक, वो ध्यान से बनानी पड़ती थी। तो उसको बार बार रिवाइज किया और अलग अलग सोर्सेस को डाला, चाहे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हों, लोगों की टेस्टिमोनियल्स हों, जो इवेंट्स हो रहे थे उन सबको, की प्रॉपर सोर्स, कि मैं ऐसी हवा में नहीं ये सब लिख रहा, मैं सोर्सेस के साथ लिख रहा हूँ। अब जो ये अकबरनामा बुक है, ये देखिए ये अकबरनामा है, ये किसने लिखी, अबुल फैजल ने लिखी। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये हमने बुक चैप्टर 8 में भी पढ़ा था। तो अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है, पहली 2 क्रॉनिकल्स है और जो थर्ड बुक है वो एन अकबरी है, ठीक है।
अब अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें, हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, तो जो अकबर की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें जो 30 इयर्स तक की अकबर की लाइफ थी उसके बारे में लिखा है। सेकेंड वॉल्यूम में उनके 46th रीनल ईयर जो 1601 में हुआ वहां तक की बात लिखी है। और उसके बाद अबुल फैजल एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार बन गए प्रिंस सलीम के थ्रू, और माना जाता है उनका मर्डर हो गया। बीर सिंह बुंदेल ने उनका मर्डर किया। तो अकबरनामा अभी कंप्लीट तो हुई नहीं थी, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन पर अकबरनामा में हमें दीन के बारे में अकबर के मिलता है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एक एक इवेंट का और हर चीज हमें वहां पे मिलती है कि वो एरिया कैसा था, वहां के लोग, सोशल सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाता था, कल्चर क्या था, हर चीज। अब एन अकबरी जो कि मुगल एम्पायर की बारे में बताती है कि वहां पे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे। अबुल फैजल ने ये सारा कुछ लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू डिक्शन एंड राइम, उन्होंने राइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि टेक्स्ट तेज तेज पढ़े जाते थे, तो वो राइम होगा, जैसे पोएम्स राइम होती हैं तो वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। और इंडो पर्शियन स्टाइल में उन्होंने इसको लिखा था। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स जो कि अबुल फैजल की तरह लिखना चाहते थे। अब अबुल फैजल के एक शिष्य थे, प्यूपिल कह लो, स्टूडेंट कह लो, वो थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जिनको माना जाता है कि बादशाह नामा इन्होंने लिखी है, जो कि शाहजहां की बुक है, जिनमें शाहजहां के बारे में लिखा है। अब हियरिंग हिज टैलेंट्स, अकबर ने क्या कहा कि जो बाकी का हिस्सा है ना, वो अकबर नामा का आप ठीक कर दो। और बादशाह नामा ऑफिशियली ये भी 3 वॉल्यूम्स में दफ्तर है। ये भी माना जाता है कि लाहौरी ने लिखी फर्स्ट और सेकंड दफ्तर। और जो वॉल्यूम्स जो बाद में रिवाइज किए गए क्योंकि इनकी डेथ हो गई, वो थे सबदुल्ला खान। ठीक है, तो अब आपको अलग अलग नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं। सबसे पहले हम अबुल फैजल से चले थे। इस बुक के जो अकबरनामा में फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो सब कुछ लिखा अबुल फैजल ने, रिवाइज भी अबुल फैजल ने किया, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गए और उनको उनका मर्डर कर दिया गया। ये इंडो पर्शियन स्टाइल में लिखा गया। उनके एक शिष्य थे अबुल हामिद लाहौरी, जिन्हें माना जाता है कि जो मॉडल्ड ऑन अकबरनामा, उन्होंने अकबरनामा का देखा देखी उसी तरीके से उन्होंने बादशाह नामा लिखी, लेकिन वो बादशाह नामा पूरी ना कर सके। और जो ये वॉल्यूम्स थे रिवाइज किए सबदुल्ला खान ने, शाहजहां के जो वजीर थे वो। ठीक है, इन्फॉर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद थर्ड डेकेड, जो शाहजहां की थी। तो बाद का जो पूरा हिस्सा है वो हिस्टोरियन वारिस ने, वो क्रॉनिकल उन्होंने किया। ठीक है, क्योंकि वो उनकी एज हो गई थी और वो उस पार्ट को लिख ना सके, तो वो लाहौरी वारिस हिस्टोरियन उन्होंने लिखा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड चलता है और ये बुक्स ऐसी नहीं होती जो कुछ जल्दी से कुछ महीनों में बन जाएंगी, बहुत लंबा काम होता है ये। अब कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में था, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की कि भाई जिस धरती पे हम राज कर रहे हैं, हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे कहते हैं हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं। हिस्ट्री पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट या एज अ सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत की धरती वो कितनी रिच है, उसका क्या, उसके क्या पास्ट रहा है, क्या क्या चीजें, एक एक इवेंट हुआ और उसके बाद आज वो रिजल्ट है कि हम ऐसे हैं। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसमें क्या अच्छा था जो हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो हमें लगता है कि अच्छा नहीं है वो हम आज रोक के कुछ न्यू स्टार्ट सॉरी कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने पढ़नी शुरू की इंडिया की हिस्ट्री की, आखिर जानने के लिए, क्रिएट एन आर्काइव ऑफ नॉलेज सब कॉन्टिनेंट के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों के बारे में, एंड जो कल्चर था ऑफ द एम्पायर, कि किस तरीके के रूल होता था, क्या कल्चर था, क्या सब कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इनके फाउंडर कौन थे, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने ये 1784 में एक एडिटिंग और प्रिंटिंग का काम शुरू किया कि जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। अब
ब्रिटिशर्स को सबको तो पर्शियन नहीं आती, तुर्किश नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, इन्होंने ट्रांसलेशन करने का काम शुरू किया। अकबरनामा, बादशाहनामा एशियाटिक सोसाइटी में 19th सेंचुरी में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे। 20th सेंचुरी में अकबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, हेनरी बेवरेज आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और उन्होंने अकबरनामा को ट्रांसलेट किया। लेकिन बादशाहनामा पूरी ट्रांसलेट नहीं हो सकी इंग्लिश में, आज तक नहीं हो पाई है, कुछ हिस्सा ही बादशाहनामा का ट्रांसलेट हुआ है। पूरा टेक्स्ट तो अभी भी ट्रांसलेटेड नहीं है, वो अभी भी पर्शियन भाषा में ही है। अब एक आइडियल किंगडम, एक किंगडम ऐसा जो कि सब चाहें कि ऐसा किंगडम होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे होगी अ डिवाइन लाइट। अब कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो काफी सारे सोर्सेज से मिलती हैं, और उन सोर्सेज में हमें एक चीज देखी जाती है कि जो मुगल किंग्स थे वो अपने आप को इस तरीके से शो करते थे कि हम डायरेक्टली भगवान से आए हैं, और वो इस तरीके की कहानियां बताया करते थे कि मंगोल की क्वीन थी अलंकुआ, जो कि इम्प्रेग्नेट हुई, एक सन की रोशनी से वो प्रेग्नेंट हो गई अपने टेंट में रेस्ट करते हुए, और उस लाइट को बोर करते हुए वो जो बेबी हुआ, और वही लाइट जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। अब आज की डेट में प्रैक्टिकली आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन एक स्टोरी है जो चली आ रही है, और उस टाइम के शायद लोग मानते होंगे। अबुल फैजल ने मुगल किंगशिप को बहुत हाईएस्ट स्टेशन रखा हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, और उन्होंने कहा कि गॉड के फरारी इजादी, कि वो एक लाइट है जो रिसीव हो रही है फ्रॉम गॉड मुगल किंग्स पे, और फिर वो मुगल किंग्स के थ्रू पूरी पब्लिक पे आती है। तो ये जो राइटिंग्स है बेसिकली एक ईरानियन सूफी थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, उनकी राइटिंग से इंस्पायर होके अबुल फैजल ने इस तरीके का लिखा था। उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया कि डिवाइन लाइट हायरार्की के थ्रू पहले गॉड से किंग पे आ रही है और फिर किंग से उनके सब्जेक्ट्स पे जा रही है, इस तरीके का आइडिया उन ईरानियन सूफी ने वहां से स्टार्ट किया था, उन्होंने इसको डेवलप किया था, और ये अबुल फैजल ने उस आइडिया को यूज किया, और इस चीज को पेंटिंग्स के थ्रू भी दिखाया जाता था, ताकि आप मतलब पेंटिंग्स ना ज्यादा हमारे दिमाग में बैठती हैं। तो जैसे आप देखोगे कि ये जहांगीर हैं और ये उनके फादर अकबर। अब ये एक इमेज है, इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि अकबर के आसपास भी एक रे ऑफ लाइट है, और ये उनके सन है, इनके आसपास भी ये रे ऑफ लाइट है, और जाहिर सी बात है इनके जो सन होंगे उनके आसपास भी रे ऑफ लाइट होगी। तो ये पास हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि और ये वो जो मंगोल की क्वीन थी उनके थ्रू ये सारी जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर और उनके आगे की सारी जनरेशन जो हुमायूं फिर अकबर, ये ट्रांसफर हो रही है, और इस तरीके की इमेजेस बनाई जाती थी ताकि इसका एक लास्टिंग इंप्रेशन रहे दिमाग पे, लोगों की ये बात रहे। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि उन्होंने हालो, जैसे आप ये पीछे देख रहे हो ना जो लाइट वाला इफेक्ट, ये मोस्टली आपको यूरोपियन पेंटिंग्स जो क्राइस्ट और मदर मैरी या इनके आसपास सिंबलाइज किया जाता था कि ये लाइट ऑफ गॉड है, और वही इम्प्रेशन आर्टिस्ट्स ने इन मुगल एम्परर्स के आसपास भी क्रिएट करना शुरू किया। ठीक है, हालो इफेक्ट ये आपको भगवान बुद्ध, अगर गौतम बुद्ध को आप देखोगे या अगर आप हिंदू देवी देवताओं को देखोगे उनके पीछे भी आपको ये हालो इफेक्ट दिखता है। तो आपको बेसिकली ये इफेक्ट आर्टिस्ट ने मुगल एम्परर्स के पीछे भी यूज करना शुरू किया। तो इस तरीके की 17th सेंचुरी में ये एक चेंज आया था। अब अ यूनिफाइंग फोर्स, जो मुगल क्रॉनिकल्स थे, अब आपको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही थी, तो उन सब के बीच में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग मतलब एक करना, वो क्या था ये अब हम आगे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक के पार्ट में डिस्कशन में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर किया जाए, और जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।